क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। बढ़िया। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये समझा था कि पाथ डिफरेंस नाम की जो चीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमें ये समझ में आया था कि अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है अगर वो जीरो हो जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्राइट पॉइंट बनेगा। अगर आपका पाथ डिफरेंस ऑड है, वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेते समय ऑड नंबर बोला है, बट अभी हम डेरिवेशन करेंगे आज, तो आपको पता चलेगा कि पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब क्या होता है कि लैम्डा के साथ जो नंबर होगा वो ऑड की तरह बिहेव करेगा। बस फिलहाल के लिए, अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपका पाथ डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस ऑड होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि डार्क स्पॉट बनेगा। और अगर आपका पाथ डिफरेंस इवन होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ब्राइट स्पॉट बनेगा। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आई थिंक आई हैव नॉट अपलोडेड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब येट। मैं आज के आज ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है। बट नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द डेरिवेशन। ठीक है। लास्ट लेक्चर का पीडीएफ अगर आप रिवाइज करके आए हैं तो अच्छी बात हो जाएगी। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें पता है कि क्या होता है। हम उनकी आज कंडीशंस डिराइव करने जा रहे हैं। कंडीशंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेट मी पुट द हेडिंग। आज हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का 1.4। ठीक है। चलिए डायग्रामेटिकली थोड़ी बातचीत करना शुरू करते हैं। डायग्रामेटिकली अगर आपको याद होगा तो हमारे पास इस तरह का दो स्लिट होते हैं। थोड़ी जगह छोड़ के बनाता हूं, या तो डायरेक्टली बना देता हूं। इस तरह से ये आपके पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, या तो ये आपके पास दो स्लिट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में इनके बारे में बातचीत की थी। और आपके पास एग्जैक्टली सामने होता है एक स्क्रीन। सो लेट मी टेक दिस एज द स्क्रीन। ये जो होता है, लेट मी टेक दिस एज S1, लेट मी टेक दिस एज S2। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था S1 एंड S2 आप इनको स्लिट्स भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं पे इनको सेकेंडरी सोर्स भी बोला जाता है। तो डोंट टेक टेंशन। स्लिट आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्लिट के बारे में बताया। जो कार्डबोर्ड में आपने होल किया था, दैट इज एक्चुअली द स्लिट। ठीक है। तो थोड़ा यहां से हम इसको स्लिट जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। यस, अब थोड़ा ठीक है। अब क्या, अब इसके बाद डायग्राम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, पहले डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंसेस में मैंने आपको क्या क्या सिखाया हुआ है, डिस्टेंसेस कौन किसका कैसा। जैसे कि अगर आप बात करते हैं इस वाले पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में, मतलब दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस के बारे में, तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि वो किससे डिनोट करते हैं।
दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है दिस वी डिनोट बाय स्मॉल डी, और ये जो डिस्टेंस है दिस वी डिनोट बाय कैपिटल डी। ये भी बातें पिछले लेक्चर में हमारी हो गई थी, ठीक है। नाउ अब सपोज कीजिए कि एक रे ऑफ लाइट S1 से निकल के यहां पे जाके गिरती है, और एक रे ऑफ लाइट S2 से निकल के वहीं पे आके गिरती है। जहां पे ये पॉइंट है इसको बोला जाता है P पॉइंट। ऐसा डायग्राम आपने पहले भी देखा हुआ, सो डोंट वरी अबाउट इट, पहले की ही बातें वापस की जा रही हैं। बस आज हमें कंडीशंस निकालनी है, मैथमेटिकल कंडीशंस निकालनी है। पिछले लेक्चर में क्या हुआ है, पिछले लेक्चर में सिर्फ बातें हुई हैं, और वो भी प्रैक्टिकल बातें हुई हैं। आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके समझाया है कि ये जो पी पॉइंट अभी आप देख रहे हो, ये पी पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क होगा, ये कैसे पता लगाओगे आप, बस एक अंदाजा मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल के उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से उस चीज को अंडरस्टैंड करके हमें समझना है। राइट नाउ ये आपने S1 से एक रे ऑफ लाइट निकाली, वो आपने P पॉइंट पे स्ट्राइक की। S2 से आपने एक रे ऑफ लाइट निकाली, वो आपने P पॉइंट पे स्ट्राइक की। अब दूसरी बात, हम क्या करेंगे, इन दोनों का सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे। इन दोनों का क्या पकड़ेंगे, सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे। तो समझो S1 और S2 का ये है सेंटर पॉइंट, ये आपने पकड़ लिया। ठीक है, दिस पॉइंट जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैंड। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये सेंट्रल बैंड या सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल फ्रिंज, इसको आप सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको सेंट्रल फ्रिंज भी बोल सकते हैं। तीसरी बात, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैंड फॉर्म हुआ है पी पॉइंट, वो पी पॉइंट और आपके सेंट्रल बैंड के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। दैट डिस्टेंस वी आर टेकिंग इट एज y। कौन सा डिस्टेंस, आई विल रिपीट, द डिस्टेंस बिटवीन कौन सा बैंड, सेंट्रल बैंड एंड एनी अदर बैंड। हमें नहीं पता ना वो पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, हमें थोड़ी पता है वो कौन सा पॉइंट है, कहां है, पर हम लोग एक अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट पे, जहां पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट आके मिली हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी बैंड फॉर्म हो रहा है उसका और सेंट्रल बैंड के बीच का डिस्टेंस y है। अभी आपके दिमाग में आएगा सर ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताओ कि सेंट्रल बैंड से चौथा ब्राइट बैंड का डिस्टेंस कितना है। लाइक क्वेश्चन कैसे आ सकता है पता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड फोर्थ डार्क बैंड। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो आप अगर डायग्रामेटिकली अगर इमेजिन करेंगे, तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता चलेगा कि अगर ये स्क्रीन है, इफ दिस इज द स्क्रीन, तो इस स्क्रीन में एग्जैक्टली सेंटर पे क्या बनता है, ब्राइट बैंड बनता है। ये आपको पहले से अच्छी तरह से पता है, एग्जैक्टली सेंटर पे ब्राइट बैंड बनता है। तो समझो ये सेंटर पे बना ब्राइट बैंड, उसके बाद बनेगा डार्क, फिर वापस ब्राइट बनेगा, ठीक है। इस तरह का आपका डायग्राम है, ठीक है। और मैं यहां पे बना देता हूं डार्क, ये आपका सेंटर है, उसके बाद डार्क,
डार्क, डार्क, डार्क, सेंटर है डार्क, 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 डार्क। लेट्स मार्क द सेंटर। ठीक है, ये है आपका सेंटर बैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल बैंड एंड फोर्थ डार्क बैंड। अब आप सेंट्रल बैंड से ऊपर भी जाके नाप सकते हो, नीचे भी जाके नाप सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे डिस्टेंस सेम आने वाला है। तो चलो काउंट करते हैं। ये सेंट्रल बैंड है, सेंट्रल बैंड से फोर्थ डार्क बैंड कौन सा है, ये तो पहला डार्क बैंड है काला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। ये दूसरा डार्क बैंड है, ये तीसरा डार्क बैंड है, ये चौथा डार्क बैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को y मान लेंगे और उसी y का फॉर्मूला हमें निकालना है, या फिर हम इसको yn मानेंगे, बिकॉज yn को हम क्या लिखने वाले हैं, y4, क्योंकि ये चौथा डार्क बैंड है। आप y4 dB भी लिख सकते हो। तो इस y का फॉर्मूला पता होना आपको बहुत जरूरी है, जनरल फॉर्मूला दैट टू। हमें y का कैसा चाहिए, हमें y का जनरल फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है ना कि वो आपको फोर्थ ही डार्क बैंड फाइंड करने के लिए बोलेगा। कभी अगर उसने बोला बताओ सेंट्रल बैंड और थर्ड ब्राइट बैंड के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। ये सेंट्रल बैंड है, ये पहला ब्राइट बैंड, ये दूसरा ब्राइट बैंड, ये तीसरा ब्राइट बैंड, मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगेन आपको y का जनरल फॉर्मूला लगेगा। मतलब y का जनरल फॉर्मूला आपको इसलिए निकालना है कि खाली ये पता लग जाए कि कौन से बैंड और सेंट्रल बैंड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। हम ये फॉर्मूला ऐसा निकालेंगे कि सिर्फ हमें बैंड का नंबर पुट करना है और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। सो आज के लेक्चर में हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल बैंड एंड एनी बैंड। मैंने एनी बैंड क्यों लिखा है, क्योंकि वो बैंड डार्क भी हो सकता है, वो बैंड ब्राइट भी हो सकता है। तो आज का लेक्चर में ये भी एक मुद्दा है हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल्सो। ठीक है, और हमारा मुद्दा क्या है, और हमारा मुद्दा क्या है, और हमारा मुद्दा ये है कि हमें ये बताना है कि यार ये बैंड जो है, ये बैंड जो है, ये पर्टिकुलर बैंड ब्राइट होगा कि ये पर्टिकुलर बैंड डार्क होगा। इसके बारे में भी आज के लेक्चर में डिस्कशन करना है। मतलब आज के लेक्चर में हमें यह भी बताना है कि जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो ऑड होता है तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर इवन होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। कितने लोग को समझ में आया कि आज के लेक्चर का दो मोटिव क्या है, स्पेशली ये वाई वाला फंडामेंटल, कितने लोग को समझ में आया? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वाई? Everybody is understanding what is why. हंड्रेड परसेंट। ओके, अब एक और चीज, दो चीज तो ये हो गई। आज के लेक्चर में एक और चीज हमें निकालनी है। इसके लिए मुझे लास्ट लेक्चर में क्या हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पिक्स देखे थे? यस, ये देखिए, डिड वी सी दिस पिक इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट? ये वाला फोटो आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बराबर। याद है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाले कार्डबोर्ड को अपन ने दो भाग में, इसमें दो अपन ने होल किए थे, इसलिए अपन इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और याद होगा ये पेरेंट सोर्स है, ये दोनों सेकेंडरी सोर्स है, और अपन ने बोला था दोनों सेकेंडरी सोर्स को एक ही पेरेंट सोर्स से डिराइव होना चाहिए। कोई बताएगा ऐसा क्यों होना चाहिए? बोथ द सेकेंडरी सोर्स शुड बी डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट सोर्स, ऐसा क्यों होना चाहिए क्लास?
व्हाई इज इट नेसेसरी? दोनों सेकेंडरी सोर्स को एक ही पेरेंट सोर्स से डिराइव क्यों होना चाहिए? उससे हमारा फायदा क्या होता है? कम ऑन गायत्री, एब्सोल्युटली करेक्ट, यश एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी लोग क्या है भाई? कम ऑन रेस्ट ऑफ द पीपल। S1 और S2 सेम पेरेंट सोर्स से डिराइव क्यों होने चाहिए? ताकि आपके S1 एंड S2 सेम फेज में आ जाए। मतलब आपने पिछला लेक्चर ओपन करके भी नहीं आए हो आप लोग। ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने पिछला लेक्चर का पीडीएफ देख के आया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर का पीडीएफ? ऑनेस्टली बताओ मेरे को। एक जन। दिस वाज द 1.3 जिसमें अपन लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके वेव फ्रंट जाएंगे उसके बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा कि इसको स्लिट किसको बोलते हैं, होल किसको बोलते हैं, ये सेकेंडरी सोर्सेस क्या होती हैं। फिर हमने यहाँ पे डाउट्स लिखे थे कि ये कौन सा पैटर्न है, फिर ये वाई द सेंटर बैंड इज ब्राइट, यहाँ पे बैंड स्ट्रिप। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे। यंग्स ने दो अलग अलग लाइट के सोर्स क्यों नहीं लिए? जो एसएस है, एसएस यानी कि सेकेंडरी सोर्स है, उनका पेरेंट सोर्स सेम होना चाहिए क्या? फिर कुछ और डाउट्स भी हम लोग ने पूछे थे कि यहीं पे ब्राइट बैंड क्यों बनता है, यहीं पे डार्क बैंड क्यों बनता है। फिर उस डाउट को हम लोगों ने क्लियर किया है। फिर पाव से लेफ्ट राइट भी हम लोग चले हैं। पिछला लेक्चर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पिछला लेक्चर बिना पढ़ के यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हैं और फिर आप आज का लेक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझने वाला, कुछ भी नहीं समझने वाला, क्योंकि मैं क्या बातें कर रहा हूं आपको वही नहीं पता है तो क्या समझेगा आपको। और क्योंकि पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में अच्छा खासा टाइम चला गया है। क्या ये बात सही है? अपना पिछला लेक्चर कब हुआ है? व्हेन वाज आवर पिछला लेक्चर? अपना पिछला लेक्चर 1 मई को हुआ है। सैटरडे को 1 मई को अपना पिछला लेक्चर हुआ है। और आज क्या है? 5 मई। मतलब बीच के 4 दिन गए और 4 दिन में तुम लोग का दिमाग वैसे भी खाली हो गया होगा। जब रात को ही मैसेज आ जाता है कि आज सुबह 8 बजे फिजिक्स का लेक्चर है, तो आपका काम है कि सोने से पहले एक बार पीडीएफ के ऊपर से 15 मिनट लगता है खाली पीडीएफ के ऊपर नजर फेरने के लिए। 15 मिनट लगता है पीडीएफ के ऊपर से नजर फेरने के लिए। अभी 41 लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। मैं लिख के देता हूं, आधे से ज्यादा लोगों ने, आधे से क्या 95% लोगों ने पीडीएफ तक ओपन करके नहीं देखा होगा। यही रीजन है कि आप एक चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं। खुद ही एज अ स्टूडेंट ही ऑब्जर्वेशन करिए, जब चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होता है या चैप्टर का सेकंड लेक्चर होता है तब तक आपको बहुत मस्त समझ में आता है। बट चैप्टर के थर्ड लेक्चर के बाद ना धीरे धीरे वो चैप्टर आपके लिए धुंधला होने लगता है। धुंधला मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर अभी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पहले लेक्चर में आप टोटली फ्रेश होते हो और पहले लेक्चर में मैं तो बेसिक बात करता हूं, दूसरे लेक्चर में थोड़ा बहुत आपका बेसिक की वजह से आपको थोड़ा समझ में आता है, बट फॉर तीसरा लेक्चर पहले दोनों लेक्चर की इंपॉर्टेंस तीसरे लेक्चर में पता चलती है। वो आप पढ़ के आते नहीं हो, या तो आप लेक्चर मिस कर देते हो, या तो समझो आप तीसरे लेक्चर में आए नहीं, डायरेक्टली चौथे लेक्चर में आए, उधर आपका डब्बा गुल हो गया। अगर आप रेगुलरली आते भी हो तो कभी पीडीएफ ओपन करके देखते नहीं हो।
और आपके पास एक बहुत मस्त वाला झंडा है कि सर आपने तो वीडियो यूट्यूब पे डाला ही नहीं, इसलिए हमने पढ़ा ही नहीं। जैसे अगर मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा तो बस तुम लोग करामत कर दोगे। इफ यू आर टेकिंग दिस चैप्टर लाइटली, आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। जो मैंने 1.3 लेक्चर आपको समझाया था ऑड और इवन वाला, मैं चाहता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि वो अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में बैठता नहीं है वो चीज। और इसलिए आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा था, मुझे लगा आप लोग पढ़ के आए, पर जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है ना, मुझे साफ साफ पता चल रहा है भाई कि डब्बा गुल है। कोई बात नहीं। आज के लेक्चर में वाई तो फाइंड करना ही था। आज के लेक्चर में हमें यह भी पता करना था कि पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, इवन होगा तो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, जीरो होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा। प्लस आज के लेक्चर में हमें यह भी पता करना है कि आप देख रहे हो ये जो बैंड है ये सेंट्रल बैंड है, एग्जैक्टली सेंटर में है, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली सेंटर में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंड कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सेंट्रल बैंड की कुछ ना कुछ विड्थ होती है। विड्थ आप समझते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोटाई, है ना, मोटाई, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मोटाई। आप अगर देखेंगे तो आपके ब्राइट बैंड की भी मोटाई नहीं है, आपके डार्क वालों बैंड की भी मोटाई है। देख लो, हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ विड्थ है। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, ये जो व्यू आप देख रहे हो, दिस व्यू इज कॉल्ड एज साइड व्यू। इस व्यू को क्या कहते हैं, साइड व्यू कहते हैं। साइड व्यू में आपको ये सारे के सारे जो बैंड्स हैं वो आपको पॉइंट नजर आएंगे, क्योंकि साइड से देख रहे हो ना। दिस इज द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से मतलब यहां से जब आप देखोगे इस कपड़े को या स्क्रीन को, तो आपको स्ट्रिप्स नजर आएंगी। स्ट्रिप्स मतलब ऐसी स्ट्रिप्स नजर आएंगी, व्हाइट ब्लैक की स्ट्रिप्स नजर आएंगी। जैसे पहले अगर आप कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अगर आपके घर पे होगा तो अगर आपको याद होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर जब केबल चला जाता था, अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में अगर केबल चला जाता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दो तरह से बिहेव करती थी। एक तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के ऐसे डॉट्स आते थे, ऐसे ऐसे डॉट करते रहते जैसे चींटियां घूम रही हो, है ना। और दूसरा, अगर किसी घर में एक कलर टीवी हुआ करता था पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूं तकरीबन 1995 की, शायद तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्ट्रिप्स आते थे, व्हाइट और ब्लैक कलर के ऐसे स्ट्रिप्स आते थे टीवी के ऊपर केबल जाने के बाद, केबल जाने के बाद। तो वैसे ही स्ट्रिप्स आपको दिखाई देंगे किस पे, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझना है कि जब हम पॉइंट व्यू बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट व्यू, तो पॉइंट व्यू मतलब हम लोग साइड से देख रहे हैं तब उसको पॉइंट नजर आ रहा है। जैसे अभी आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहां पे आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा। पर जब फ्रंट से देखोगे तो आपको स्ट्रिप्स नजर आएंगे, स्ट्रिप्स यानी कि बैंड्स नजर आएंगे, बैंड्स नजर आएंगे यानी कि आपको फ्रिंजेस नजर आएंगे, कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हैं। पर जो स्ट्रिप्स है, पर जो बैंड्स है, उनके पास उनकी अपनी अपनी विड्थ है। विड्थ मतलब मोटाई, डब्लू। जो भी हमें निकालनी है, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस विड्थ। एक बैंड की मोटाई का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि हम जो भी फॉर्मूला निकालते हैं वो हम जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। जनरल फॉर्मूला मतलब हो सकता है वो कोई आपको ऐसा बोले, अच्छा मेरे को बता सेंट्रल बैंड से जो पांचवा ब्राइट बैंड होगा बता उसका विड्थ कितना है।
या क्वेश्चन ऐसा होता, बता सेंट्रल बैंड का विड्थ कितना है, somebody like नहीं बता सेंट्रल बैंड से जो पांचवा डार्क बैंड है बता उसका विड्थ कितना है। तो आपको किसी भी बैंड का विड्थ निकालने आना चाहिए, इसलिए अपन जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी भी बैंड पे फिट हो सकता है। क्या आपको समझ में आया? तीन चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, वाई। बताओ वाई क्या होता है? टेल मी एवरीबॉडी व्हाट इज वाई। कम ऑन आंसर मी, व्हाट इज वाई। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, वाई क्या है, कम ऑन। सब लोग ने लिखना है। एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन। अपने अंदाज में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मेरे को वो परवाह नहीं है, लिखो। बताओ मेरे को वाई क्या होता है। वेरी गुड गायत्री, सपना, स्नेहा, यश, वेरी गुड। सब लोग वाई क्या है, कम ऑन जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड एवरीबॉडी। वापस पूरा सब लोग ने लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल बैंड एंड एनी बैंड। याद रहेगा आप लोग को ये? क्या आपको ये बात पता चल रही है? सेंट्रल बैंड को बहुत भाव दिया जा रहा है। सेंट्रल बैंड इज बीन गिवन वेरी वेरी भाव। आप देख पा रहे हैं, है ना? आपने देखा, मैंने बोला अगर हम विड्थ फाइंड कर रहे हैं तो भी मैंने आपको बोला कि किसी भी बैंड की जो पहचान होगी, मतलब आप किसी भी बैंड की जो पहचान अगर आप बताएंगे तो वो आप सेंट्रल बैंड के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे। मतलब अगर आप किसी बैंड को पुकारना चाहते हैं तो आप उसको कैसे पुकारेंगे? आप उसको बोलेंगे सेंट्रल बैंड से चौथा डार्क बैंड, सेंट्रल बैंड से पांचवा ब्राइट बैंड, मतलब एवरीथिंग, मतलब किसी भी बैंड की जो पोजीशन है, प्लीज रिमेंबर दिस, किसी भी बैंड की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एनी बैंड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सीबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। आपको किसी भी बैंड की लोकेशन अगर पता करनी है, पोजीशन अगर पता करनी है, तो वो हरदम ऐसा नहीं बोलेंगे चौथा ब्राइट बैंड, गलत। ऐसा नहीं बोलेंगे सिक्स्थ डार्क बैंड, गलत। ऐसा नहीं बोलना है सिक्स्थ डार्क बैंड या फिफ्थ डार्क बैंड या फिफ्थ ब्राइट बैंड या थर्ड डार्क बैंड, ऐसा नहीं बात करना है। जब भी बात करना है सेंट्रल बैंड के रिस्पेक्ट में बात करना है। सेंट्रल बैंड से पांचवा ब्राइट, सेंट्रल बैंड से सिक्स्थ डार्क, ऐसा आपने बात करना। सो वाई क्या है? वाई है सेंट्रल बैंड से किसी भी दूसरे बैंड के बीच का डिस्टेंस। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है विड्थ ऑफ एनी बैंड स्लैश सेंट्रल बैंड। विड्थ, विड्थ मतलब मोटाई, किसी भी बैंड की या फिर सेंट्रल बैंड की। किसी भी बैंड में सेंट्रल बैंड भी आ जाता है, ठीक है? तो उसकी मोटाई कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो हमें पता लगाना। दूसरा डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, ये हमें पता लगाना। यानी कि हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट? हमें इन तीनों का जनरल फॉर्मूला निकालना है। पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला हम क्यों निकालना चाहते हैं?
क्योंकि अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला पता होगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ऑड है कि वो इवन है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। विड्थ का जनरल फॉर्मूला चाहिए, वाई का जनरल फॉर्मूला चाहिए। एक और चीज अभी बाकी है जिसको अभी तक से मैंने तुम लोग के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा फाई, विच इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। ये चीज अभी तक से मैंने तुम लोग के सामने इंट्रोड्यूस नहीं की है। हमें फेज डिफरेंस का भी जनरल फॉर्मूला निकालना है। अभी तक से मैं सिर्फ यही 3 चीज तुम्हारे लिए आसान करना चाहता हूं। एक बार पाथ डिफरेंस आ जाए उससे फेज डिफरेंस निकालने में कोई पंगा नहीं होगा। फेज डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे बाद में, पर अभी तक से मैंने इसको तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। करेंगे, इसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लीज डोंट थिंक ये वाला फेज डिफरेंस स्टार्टिंग वाला फेज डिफरेंस है। आप जानते हैं जब वेव्स वहां से निकलती हैं, जब वेव्स स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती हैं तो उनका फेज डिफरेंस तो सेम होता है, पर फेज डिफरेंस हम कौन सा पता लगाने वाले पता है? जब वो एक दूसरे से स्क्रीन पे मिलती हैं तब क्या फेज डिफरेंस है उसके बारे में भी हमें बात करनी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल नहीं। फिलहाल हमें इन 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। 1 2 3। अगर आपने हाना नहीं बोला, समझा वमझा नहीं बोला, तो आगे नहीं बढ़ूंगा। बेटर हो इधर ही। सबको समझा? पक्का? क्या आप लोग ऐसा चाहते हो कि मैं पिछला लेक्चर यूट्यूब पे डालूं, आज का ये लेक्चर भी यूट्यूब पे डालूं, उसके बाद आके हम इनके जनरल फॉर्मूले के ऊपर बात करें? हाँ, मुझे पोर्शन भगा भगा के खत्म करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। पूरी साल भर अपन ने मेहनत किया है, एंड में आके भगा भगा के खत्म करो, है कि नहीं? मैं अभी भी आज भी खत्म कर सकता हूं, पर मुझे साफ साफ वहां से फीलिंग आ रही है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ के आया। साफ साफ फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि अगर ये 3 चीजें समझनी है और स्पेशली फेज डिफरेंस समझना है तो तुम्हें पाथ डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस अच्छे से पता है तो फेज डिफरेंस पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा। हाँ, मुझे पता है नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, आई नो इट। क्या बोल रहा है यश? हाँ, सीईटी होने वाला है ना। फिर गायत्री, आपने और कुछ लोगों ने पढ़ा है, मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आई टोल्ड 95% लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। 5% होंगे जो रेगुलरली पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पिछले लेक्चर में आने के पहले वो ध्यान देते हैं, है कि नहीं? पर बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एंड इफ यू आर टेकिंग 12th बोर्ड्स लाइटली तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। हाँ, क्लास मैं वेव ऑप्टिक्स 1.3 प्लस वेव ऑप्टिक्स 1.4 यानी कि आज का लेक्चर, ये दोनों लेक्चर्स आई एम अपलोडिंग इट ऑन YT यानी कि यूट्यूब। वेव ऑप्टिक्स 1.5 आने के पहले अगर तुमने ये दोनों नहीं पढ़े, नहीं देखे, नहीं समझे और क्लैरिटी हासिल नहीं की, ठीक है,
तो मैं जिम्मेदारी लेने वाला नहीं हूं। ठीक है, आज मैं फुल मूड में आया था कि आज मैं ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें पूरी की पूरी खत्म करूंगा। और एक आधा पेज है, सिर्फ एक आधा पेज है, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखेंगे, सिर्फ पेज नंबर 170 और 171, मतलब तकरीबन 10 लाइन का डेरिवेशन है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, 10 लाइन का डेरिवेशन है, बस 10 लाइन में इन चारों के जनरल फॉर्मूला तुम्हारे जेब में होंगे। पर वो 10 लाइन भी पढ़ने के लिए तुम्हें ये 2 लेक्चर्स अच्छी तरह से देख के आने पड़े। अगर नेक्स्ट लेक्चर तभी तुम देख के नहीं आते तो मैं तुम्हारे लिए वेट करने वाला हूं नहीं। फिर तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। इन 1.5 मैं ये पूरा का पूरा चारों जनरल फॉर्मूला निकाल के ये टॉपिक पर्टिकुलरली खत्म कर दूंगा। रणवीर, मुझे पता नहीं है कि सीईटी का फॉर्म कब तक आएगा। सीईटी के बारे में कोई भी फिलहाल अपडेट हमारे पास नहीं है, ना 12th बोर्ड्स के बारे में हमारे पास अपडेट है, ना सीईटी को लेके हमारे बारे में अपडेट है। नीट का डेट खाली आ चुका है 1 अगस्त का, दैट्स इट। ठीक है, पर सीईटी पक्का होगा, नीट भी पक्का होगा। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा। क्योंकि अगर ये एग्जाम्स नहीं हुए तो आप ना तो इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ले सकते हो, ना ही आप नीट में एडमिशन्स, मतलब मेडिकल में एडमिशन्स ले सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों के फॉर्म्स रिलीज होते हैं तो मैं आपको ग्रुप पे जरूर बताऊंगा। ठीक है, 12th के बोर्ड्स होने चाहिए। 12th के बोर्ड्स क्यों होने चाहिए? बिकॉज 12th के बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं वो इक्विवेलेंटली यहां पे भी काम आते हैं। ठीक है, सो 12th के बोर्ड्स तो होने ही चाहिए। बट अगर आप ऐसे फिराक में हैं कि नहीं 12th का बोर्ड्स तो नहीं होगा तो मैं 12th के बोर्ड्स की पढ़ाई क्यों करूं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इधर कच्चे रह गए तो ऑटोमेटिकली आप इधर और इधर भी कच्चे रहोगे, यहां से बच जाओगे। 12th बोर्ड्स चलो नहीं हुआ, मान लो 12th बोर्ड्स नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ, यहां कोई नहीं बचाने आना है तुम, सीईटी और नीट में कोई नहीं बचाएगा तुम। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली डोंट टेक दिस लाइटली। वेव ऑप्टिक्स यानी कि इंटरफेरेंस के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस पे आते हैं, और एंट्रेंस के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन सॉल्विंग रादर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स के बारे में इतने डिटेल में बात नहीं होती जितनी रेगुलर लेक्चर में बात होती है जब हम एंट्रेंस का चीजें करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन के पढ़ाते समय हम लोग बातचीत करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, ये ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, और वो तभी एक इंसान समझ पाएगा जब वो रेगुलर लेक्चर बैठा हो। अगर वो रेगुलर लेक्चर ही नहीं बैठा होगा, डायरेक्टली वो आएगा अपने एंट्रेंस के लेक्चर्स में और बोलेगा भाई सर सीईटी में कमाल करके दिखा दो, सर नीट में कमाल करके दिखा दो, तो या तो आप बेवकूफ हो या तो आप बहुत बड़े महान इंसान हो, दोनों में से एक टीचर है। चलो आज का तो लेक्चर में मजा आ गया। करके आओगे कि नहीं आओगे तुम नेक्स्ट लेक्चर में? कुछ कुछ तो कॉन्फिडेंस दे दो मुझे, हाँ या ना तो बोल दो, कुछ तो कॉन्फिडेंस दे दो अगले लेक्चर में आने के पहले, सर हम करके आएंगे, प्लीज हम पे भरोसा करो। साल भर हो गया भाई, साल भर हो गया। तुम लोग ने सेम किया था, पता है कब? तुम लोग ने सेम कब किया था पता है? जब अपन इसके पहले वाला सुपर पोजिशन पढ़ रहे थे, उसमें भी जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई थी तब तक तो सब लोग बढ़िया थे। एक बार वो रस्सी, पाइप ओपन एट वन एंड पाइप क्लोज्ड एट वन एंड चालू हुआ, बस आधे लोग उधर, आधे लोग का डब्बा तो उधर ही गुल हो गया था, क्योंकि रिवाइज करके नहीं आ रहे थे। Class, take care all of you. I'll upload these videos on YouTube. Please look at them. In the next lecture हम लोग ये पूरा का पूरा खत्म करेंगे। Take care. Bye.